बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग लैन और वैन कनेक्टिविटी को डिस्कस करेंगे। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हम लोगों ने एक बेसिक लैन जो है वो सेटअप करनी सीखी थी। फिर इसी तरह एक लैन को जो है वो मल्टीपल नेटवर्क्स के अंदर डिवाइड करना जो है मैंने आप लोगों को सिखाया था कि किस तरह आप एक ही स्विच के ऊपर जो है वो एक से ज़्यादा लैन्स जो हैं वो बना सकते हैं एक ही स्विच को इस्तेमाल करते हुए, जिसमें एक्चुअल में हम जस्ट जो है वो एंड डिवाइसेस के आईपी एड्रेसेस को चेंज करके एक ही स्विच के ऊपर मल्टीपल लैन्स जो हैं वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसी तरह फिर मैंने आप लोगों को एक राउटर की कुछ बेसिक जो है वो कॉन्फ़िगरेशन सिखाई थी और उन बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि राउटर को जब मार्केट से परचेज़ किया जाता है या फर्स्ट टाइम यूज़ किया जाता है तो हमें सबसे पहले उसके ऊपर कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ती हैं या कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस इम्पॉर्टेंट हैं जो कि बाद में हमें हेल्प आउट करती हैं किसी भी नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो उसके मोड्स देखे थे कि कौन कौन से मोड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। आप लोगों ने सेटअप मोड देखा, यूज़र मोड देखा, फिर हम लोगों ने प्रिविलेज मोड देखा और उसके बाद हम लोगों ने टर्मिनल मोड जो है वो भी इस्तेमाल किया। टर्मिनल मोड में हम लोगों ने राउटर का नेम चेंज किया। राउटर का नेम चेंज करने के बाद उसके ऊपर मुख्तलिफ जो भी एक्सेसिबिलिटी मेथड्स थे जिसमें कंसोल मोड था, ऑक्सिलरी मोड था और VTY मोड था, सभी के ऊपर हम लोगों ने पासवर्ड जो है वो इस्टेब्लिश किया। जब भी आप कोई राउटर इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो ये 3-4 काम ऐसे हैं जो कि आपको लाजमी तौर पे करना पड़ते हैं। उसके बगैर आपकी लैब जो है वो कंप्लीट नहीं होती। आपको हर सूरत जो है वो राउटर का नाम जो है वो चेंज करना पड़ता है, उसके पासवर्ड्स वगैरह जो है वो सेट करने पड़ते हैं और ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो हैं आपको हर सूरत जो है वो करनी पड़ेंगी। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है इसमें हम लोग कनेक्टिविटी ऑफ लैन एंड वैन देखेंगे। आज मैं किसी किस्म की कोई कॉन्फ़िगरेशंस नहीं कर रहा, कुछ बेसिक थ्योरी रिलेटेड और कुछ रूल्स जो हैं वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा कि जब हम किसी लैन और वैन को आपस में कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करने का प्रोसीजर एक्चुअल में किस तरह से होता है। इसके अलावा हमें किन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है एक लैन और वैन को आपस में कनेक्ट करने के लिए, या किन बातों का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ स्लाइड्स हैं, इसमें से मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाता हूँ। ये मेरे पास स्लाइड्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक डायग्राम है और इस डायग्राम के अंदर मेरे पास 2 लैन्स दिखाई गई हैं। ये है मेरी लैन 1 और ये है मेरी लैन 2। अब जो काबिल गौर चीज़ है वो ये है कि आप इस लैन के अंदर देख सकते हैं कि एक सेंट्रलाइज जो है वो स्विच इस्तेमाल किया गया और बाकी हमारे पास एंड डिवाइसेस हैं जो कि सारी की सारी इस स्विच के साथ कनेक्टेड है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से को कंसिडर करते हैं तो ये हमारे पास एक लैन है और ये मुकम्मल तौर पे वर्किंग फॉर्म में है। यानी यहाँ पर इस लैन के अंदर मल्टीपल यूज़र्स जो मौजूद हैं वो राउटर की मदद के बगैर जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्विच को इस्तेमाल करते हुए आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी तरह मेरे पास ये एक और लैन है, या आप इसे कंसिडर कर लें कि मेरी एक कंपनी के ये 2 जो हैं साइट एरियाज़ हैं। एक जो है फैसलाबाद में मौजूद है और दूसरा जो है वो लाहौर में मौजूद है। फैसलाबाद में भी मेरे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क मौजूद है, यानी कि ऑफिस के अंदर एक लैन मौजूद है। इसी तरह लाहौर में भी मेरे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क मौजूद है, यानी ऑफिस के अंदर एक नेटवर्क मौजूद है। अब अगर हम इन लोकल एरिया नेटवर्क्स को या इन ऑफिसेज को राउटर के साथ कनेक्ट नहीं करते तो यहाँ पर मौजूद एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्विच की मदद से। उन्हें किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे ये एम्प्लॉयज़ जो हैं फैसलाबाद और लाहौर के एम्प्लॉयज़ आपस में कोई डाटा शेयर करना चाहते हैं या कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये लाजमी है कि मैं राउटर्स इस्तेमाल करूं। और आप देख सकते हैं कि इन दोनों लैन्स के एंड पे मैंने एक एक राउटर जो है वो इस्तेमाल किया है और उसके दरमियान में आपको ये वैन का सिंबल जो है वो बना हुआ नज़र आ रहा है। ये वैन का सिंबल जो है इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं राउटर्स के ज़रिए।
अगर हम यहाँ पर दोनों एंड्स के ऊपर राउटर्स इस्तेमाल कर लेते हैं और दरमियान में वैन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, तो फैसलाबाद में मौजूद एम्प्लॉय जो है वो लाहौर में मौजूद एम्प्लॉय के साथ ना सिर्फ डाटा शेयर कर सकता है बल्कि उसके साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि क्या मैं फैसलाबाद ऑफिस से लाहौर ऑफिस तक खुद अपनी लाइन पहुँचाऊँगा या केबल इस्तेमाल करूँगा। अगर तो मैं फैसलाबाद ऑफिस से लाहौर ऑफिस तक खुद से अपनी केबल इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा तो ये मुझे एक अच्छा खासा जो है वो कॉस्ट जो है वो मुझे पड़ जाएगी इस काम की, यानी कि अच्छा खासा जो है मेरा पैसा इस काम के ऊपर लग जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ मैं फैसलाबाद और लाहौर ऑफिस को आपस में कनेक्ट करता हूँ वैन कनेक्टिविटी के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर की मदद लेता हूँ। अब ये सर्विस प्रोवाइडर क्या है? ये इस एरिया के अंदर मौजूद वो कंपनी है जो कि इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास PTCL जो है एज अ सर्विस प्रोवाइडर मौजूद है, तो मेरा फैसलाबाद ऑफिस जो है वो PTCL का एक कनेक्शन लेगा और इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह मेरा लाहौर का साइट एरिया जो है यानी कि लाहौर का ऑफिस जो है वो भी PTCL का कनेक्शन लेगा और सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब मेरा डाटा जो है फैसलाबाद से लाहौर तक ट्रैवल कर रहा है वैन कनेक्टिविटी के ज़रिए, लेकिन मेरा डाटा जो है वो जो लाइन इस्तेमाल कर रहा है वो सर्विस प्रोवाइडर की लाइन इस्तेमाल कर रहा है। अब PTCL की जो केबल्स हैं वो लाहौर से फैसलाबाद तक मौजूद हैं, उनमें से कोई एक केबल जो है या फिर कोई एक रास्ता जो है मुझे प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसके ज़रिए मेरा फैसलाबाद ऑफिस का डाटा जो है वो लाहौर ऑफिस तक पहुंच जाएगा। ये तो है जी हमारे पास लैन और वैन को किस तरह से आपस में कनेक्ट किया जाता है या फिर लैन और वैन की कनेक्टिविटी क्या है। आगे मेरे पास कुछ स्लाइड्स जो हैं वो मौजूद हैं, इन स्लाइड्स को मैं बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले जो है ये लास्ट वाली 4 स्लाइड्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कुछ रूल्स डिस्कस किए गए हैं जो कि आप लोगों को फिंगर टिप्स के ऊपर जो है वो याद होने चाहिए। इनमें ये 4 रूल्स हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब हम लोगों ने लैब्स परफॉर्म करनी है और जितनी भी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। अगर ये 4 रूल्स आप लोग फॉलो करेंगे तो किसी किस्म का कोई भी जो है एरर आपके पास जनरेट नहीं होगा। आपके पास एरर या गलती तभी होगी, तभी आपकी लैन या वैन कनेक्टिविटी नहीं होगी जब आप इन 4 रूल्स में से किसी एक रूल को भी अगर आप वायलेट कर देंगे तो आपकी लैन या वैन की कनेक्टिविटी जो है वो किसी सूरत नहीं होगी। अच्छा जी, ये मैं रूल्स जो है 1 बाय 1 करके आप लोगों को समझाता हूँ और इन रूल्स को जो है आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अगला जो लेक्चर है उससे पहले पहले ये रूल्स जो हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह से जो है वो याद होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जी रूल्स टू असाइन द IP एड्रेस टू द राउटर। कुछ रूल्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं IP एड्रेसेस असाइन करने के लिए राउटर को। रूल नंबर 1 है ऑल द लैन एंड वैन शुड बी इन द डिफरेंट नेटवर्क और शुड नॉट रिपीट द सेम नेटवर्क। तमाम की तमाम लैन और वैन के ऊपर जो नेटवर्क मौजूद होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। कोई भी नेटवर्क जो है वो हम रिपीट नहीं करेंगे। फिलहाल मैं जस्ट ट्रांसलेट कर रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं एक एक रूल को इंडिविजुअली जो है वो एक्सप्लेन करूंगा कि उसका मतलब क्या है। उसके बाद सेकंड है जी हमारे पास राउटर इथरनेट IP एंड द लैन नेटवर्क असाइंड शुड बी इन द सेम नेटवर्क। राउटर की जो इथरनेट IP है और जो लोकल एरिया नेटवर्क है दोनों को सेम नेटवर्क के ऊपर मौजूद होना चाहिए। थर्ड है जी बोथ द इंटरफेसेस ऑफ द राउटर फेसिंग टू ईच अदर शुड बी इन द सेम नेटवर्क। एक राउटर के इंटरफेसेस जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं या एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होंगे उन्हें सेम नेटवर्क के ऊपर मौजूद होना चाहिए। फोर्थ रूल है जी हमारे पास ऑल द इंटरफेसेस ऑफ द राउटर शुड बी इन द डिफरेंट नेटवर्क। तमाम के तमाम इंटरफेसेस जो हैं किसी भी राउटर के वो डिफरेंट नेटवर्क्स के ऊपर जो है वो मौजूद होने चाहिए। हर इंटरफेस जो है वो मुख्तलिफ नेटवर्क के ऊपर मौजूद हो राउटर का, तब ही राउटर जो है वो ठीक तरह से काम करेगा। अब देखते हैं कि जी रूल नंबर 1 क्या है और मैं इसे ज़रा एलेबोरेट करता हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास एक राउटर है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर मेरे पास 4 राउटर्स मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरे 4 जो हैं डिफरेंट सिटीज़ के अंदर ऑफिसेज मौजूद हैं और 4 जो हैं मेरे पास लैन्स जो हैं वो उन ऑफिसेज के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहले तो जो बेसिक चीज़ है वो है जी इंटरफेस क्या है। अब इंटरफेस जो है वो कनेक्शन है या फिर ये वायर है जो कि किसी भी राउटर से बाहर जा रही है।
अब इस राउटर R1 के दो इंटरफेसेस हैं, जिसमें से एक जो है ये वाला मेरे पास वैन इंटरफेस है, ये वाला मेरे पास लैन इंटरफेस है। राउटर का वो वाला स्विच जो कि दूसरे राउटर के साथ कनेक्ट हो उसे हम वैन इंटरफेस कहते हैं, जबकि राउटर का वो वाला पोर्ट या फिर वो वाला स्विच जो कि किसी लोकल एरिया नेटवर्क के साथ, बल्कि आप पोर्ट जो है वो इस्तेमाल करें लफ्ज़, राउटर का वो वाला पोर्ट जो कि किसी लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो यानी किसी स्विच के साथ कनेक्ट हो, इसे हम लोकल एरिया या लैन इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एक राउटर के ऊपर जो है वो कितने आईपी एड्रेसेस जो हैं असाइन होंगे। एक राउटर के ऊपर उतने आईपी एड्रेसेस असाइन होंगे जितने उसके इंटरफेसेस होंगे। फॉर एग्जांपल ये राउटर R1 है, इसके दो इंटरफेसेस इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसके ऊपर दो आईपी एड्रेसेस जो हैं वो असाइन होंगे। इसी तरह मेरे पास राउटर R2 है, इसके तीन इंटरफेसेस इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसके ऊपर तीन आईपी एड्रेसेस जो हैं वो इस्तेमाल होंगे। इसी तरह मेरे पास राउटर R3 है, इसके भी तीन इंटरफेसेस इस्तेमाल हो रहे हैं जिसमें से दो जो हैं वैन इंटरफेसेस हैं, एक जो है वो लैन इंटरफेस है। ये वाला इंटरफेस और ये वाला इंटरफेस जो है वैन है, जबकि ये वाला इंटरफेस जो कि लोकल एरिया नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो रहा है ये इसका लैन इंटरफेस है। तो इसके ऊपर भी तीन जो है वो आईपी एड्रेसेस असाइन होंगे। इसी तरह मेरे पास राउटर R4 है, इसके दो इंटरफेसेस इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसके ऊपर दो आईपी एड्रेसेस असाइन होंगे। अब आ जाते हैं जी रूल नंबर 1 के ऊपर, ऑल द लैन एंड वैन शुड बी इन द डिफरेंट नेटवर्क और शुड नॉट रिपीट द सेम नेटवर्क। इसका क्या मतलब है? अब ये मेरे पास एक कंप्लीट नेटवर्क डायग्राम है, इसमें वो कह रहा है कि सारी लैन्स और वैन्स जो हैं सबको डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर मौजूद होना चाहिए। आप सबसे पहले मेरी ये लैन 1 देखें, इसके ऊपर मेरे पास जो नेटवर्क है वो है जी 192.168.1.0। मेरे पास इस लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, वो या जो नेटवर्क है वो ये है 192.168.1.0। इसी तरह मेरे पास जो दूसरी लैन है इसके ऊपर है मेरे पास 192.168.2.0, यानी मेरी तीनों की तीनों लैन्स के ऊपर जो है वो डिफरेंट नेटवर्क काम कर रहा है। तो क्या है हमारी पहला रूल कि तमाम लैन्स और वैन्स के ऊपर डिफरेंट नेटवर्क होना चाहिए। ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर 192.168.1.0 वाला नेटवर्क इस्तेमाल करें और यहाँ पर तीसरी लाइन के ऊपर जाके फिर दोबारा से वही वाला नेटवर्क इस्तेमाल कर लें। अगर आप ये करेंगे तो इस सूरत में क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सेकंड वाली लाइन में से एक मैसेज जनरेट होता है जो कि जाना है 192.168.1.0 के ऊपर, यानी कि इस वाले नेटवर्क के ऊपर, और हमने गलती से इसी नेटवर्क को यहाँ पर तीसरी लाइन के ऊपर भी रिपीट कर दिया। जैसे ही ये ट्रैफिक जो है इस राउटर के पास जाएगी तो ये राउटर कंफ्यूज हो जाएगा कि आया इसने इस ट्रैफिक को राइट साइड पे सेंड करना है या फिर उसने इसे लेफ्ट साइड पे सेंड करना है, अगर दोनों साइडों के ऊपर सेम नेटवर्क मौजूद होगा। इसीलिए हम लैन के अंदर या वैन के अंदर कभी भी नेटवर्क को रिपीट नहीं करते। एक लैन के ऊपर अगर एक नेटवर्क इस्तेमाल हो रहा है तो वो दूसरी किसी भी लैन के ऊपर वो वाला नेटवर्क इस्तेमाल नहीं होगा। ये है जी हमारा रूल नंबर 1। अब आ जाते हैं जी रूल नंबर 2 के ऊपर, राउटर ईथरनेट आईपी एंड द लैन नेटवर्क असाइंड शुड बी इन द सेम नेटवर्क। अब जिस तरह मैंने बताया था कि राउटर के जितने इंटरफेसेस इस्तेमाल हो रहे हैं हर एक के ऊपर हम आईपी एड्रेस असाइन करेंगे। इस राउटर के ऊपर दो आईपी एड्रेस होंगे, एक होगा वैन आईपी एड्रेस और एक होगा लैन आईपी एड्रेस। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि राउटर का ईथरनेट आईपी यानी कि राउटर का वो वाला इंटरफेस जो कि लैन के साथ कनेक्ट है उसके ऊपर भी वही आईपी एड्रेस या फिर वही नेटवर्क होना चाहिए जो कि उसकी लैन का नेटवर्क है। आप देख सकते हैं इस लैन में हमारे पास नेटवर्क है 192.168.1.0। इसमें से पहले 3 डिजिट्स जो हैं इसके नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं।
और राउटर का वो वाला इंटरफेस जो कि इस लैन के साथ कनेक्ट है, उसके ऊपर कौन सा आईपी एड्रेस असाइन है, 192.168.1.100। और पहले 3 डिजिट्स इसके और पहले 3 डिजिट्स इसके दोनों सेम है। इसका मतलब है कि राउटर का वो वाला इंटरफेस जो लैन के साथ कनेक्ट है, उसके ऊपर भी सेम वही आईपी एड्रेस है जो कि उसकी लैन के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर लैन पे जितने भी एंड डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, आप देख सकते हैं कि इसका आईपी एड्रेस या इसका नेटवर्क और इन सभी की सभी डिवाइसेस का नेटवर्क जो है वो सेम है, क्योंकि इन सभी के आईपी एड्रेस के पहले 3 डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास सेम है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास राउटर 2 मौजूद है, इसके पहले 3 नंबर्स और इस लैन के ऊपर मौजूद सभी डिवाइसेस के आईपी एड्रेसेस के पहले 3 नंबर्स जो हैं वो सेम हैं, जो इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि राउटर 2 का वो वाला इंटरफेस जो कि लैन के साथ कनेक्ट है, उसके ऊपर भी वही नेटवर्क मौजूद है जो कि लैन 2 के ऊपर मौजूद है। इसी तरह आप देख सकते हैं राउटर 3 के ऊपर वो वाला इंटरफेस जो कि लैन को फेस कर रहा है, उसके ऊपर भी वही आईपी एड्रेस मौजूद है जो कि लैन 3 के एंड डिवाइसेस के ऊपर मौजूद है या फिर लैन 3 के नेटवर्क की सूरत में मौजूद है। इसी तरह राउटर 4 का वो वाला इंटरफेस जो लैन 4 को फेस कर रहा है या लैन 4 के साथ कनेक्टेड है, उसके ऊपर भी सेम वही आईपी एड्रेस मौजूद है जो कि इस नेटवर्क के ऊपर मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि हम लैन जो है एस्टैब्लिश करते वक्त कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे थे, वहाँ पर हम गेटवे नाम का एक ऑप्शन जो है वो स्किप करते जा रहे थे। गेटवे में एक्चुअल में आपने ये वाला आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, मैं दोबारा से बता देता हूँ कि मेरी ये एक लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, यहाँ पर जितनी भी एंड डिवाइसेस हैं इन सब के ऊपर आप लोग आईपी एड्रेसेस जो हैं वो कन्फिगर करते थे, जिसमें आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते थे और सबनेट मास्क प्रोवाइड करते थे, और मैं आपको कहता था कि फिलहाल आप गेटवे को जो है वो स्किप करते जाएं। अगर आपने गेटवे प्रोवाइड करना हो तो ये वाला आईपी एड्रेस जो होता है ये आपके गेटवे के तौर पे प्रोवाइड किया जाता है, जो कि आपके राउटर के लैन इंटरफेस के ऊपर मौजूद होता है, जिसके ज़रिए आपका राउटर आपकी लैन के ज़रिए कनेक्ट होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने इस लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर मौजूद डिवाइसेस के ऊपर गेटवे प्रोवाइड करना है तो आपने ये वाला आईपी एड्रेस जो है प्रोवाइड करना है एज अ गेटवे। ठीक है, क्योंकि ये आपके नेटवर्क से बाहर निकलने का रास्ता होता है। गेटवे को कहते हैं वो दरवाज़ा जहां से आपकी ट्रैफिक जो है नेटवर्क से बाहर निकलती है। अब आ जाते हैं जी रूल नंबर 3 के ऊपर। बोथ द इंटरफेसेस ऑफ द राउटर फेसिंग टू ईच अदर शुड बी इन द सेम नेटवर्क। राउटर के हमने लैन वाले इंटरफेस को तो डिस्कस कर लिया, अब राउटर के वैन वाले इंटरफेस कौन से होंगे। राउटर का वैन वाला इंटरफेस वो वाला इंटरफेस कहलाता है जहां पर राउटर्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये है जी मेरे पास R1 और R2। अब ये वैन के ज़रिए आपस में कनेक्ट हैं। राउटर का R1 का ये वाला इंटरफेस और राउटर 2 का ये वाला इंटरफेस जो है ये वैन इंटरफेस है। वो रूल नंबर 3 के अंदर क्या कह रहा है, बोथ द इंटरफेसेस ऑफ राउटर फेसिंग टू ईच अदर शुड बी इन द सेम नेटवर्क। इन दोनों को एक नेटवर्क के ऊपर मौजूद होना चाहिए। यानी अगर मैं यहाँ पर 192.168.5.1 कन्फिगर कर रहा हूँ तो ये वाला इंटरफेस जो कि इसके साथ कनेक्ट है वो भी इसी नेटवर्क के ऊपर मौजूद होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये दोनों भी सेम नेटवर्क के ऊपर मौजूद हैं। इसी तरह राउटर 2 और राउटर 3 जो हैं, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं तो इन इंटरफेसेस के ऊपर ये दोनों इंटरफेसेस जो हैं ये भी एक ही नेटवर्क के ऊपर मौजूद हैं। इसके ऊपर मैंने असाइन किया हुआ है 192.168.6.1। इसी तरह इसके ऊपर मैंने आईपी एड्रेस असाइन किया है 192.168.6.2। इसी तरह राउटर 3 और राउटर 4 के जो इंटरफेसेस आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं उन दोनों के ऊपर भी मेरे पास सेम जो है नेटवर्क मौजूद है। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, इन रूल्स को जो है बहुत ध्यान से फॉलो करना है। उसके बाद आ जाते हैं जी, ऑल द इंटरफेसेस ऑफ द राउटर शुड बी इन द डिफरेंट नेटवर्क। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होता है कि जी ये सारे के सारे इंटरफेसेस जो आपस में एक दूसरे को फेस कर रहे हैं राउटर, हमें इनके ऊपर एक नेटवर्क बना देना चाहिए। ऐसा हरगिज नहीं होगा।
ये जितने भी वैन कनेक्शंस होंगे दो नेटवर्क्स के, दो राउटर्स के दरमियान, यहाँ पर इस पूरी नेटवर्क डायग्राम में हमारे पास 3 वैन कनेक्शंस हैं। एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो इन सभी के सभी वैन कनेक्शन के ऊपर या फिर सभी के सभी इंटरफेसेस के ऊपर हर एक के ऊपर डिफरेंट नेटवर्क मौजूद होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्कीम जो इस्तेमाल की है या जो नेटवर्क इस्तेमाल किया है वो है 192.168.5.1 यानी कि 192.168.5.0, और यहाँ पर इस्तेमाल किया है 192.168.6.0। यहाँ पर इस्तेमाल हुई है जी 192.168.7.0। तो ये तीनों के तीनों नेटवर्क्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, ये है जी रूल नंबर 4 जो आप लोगों ने भूलना नहीं है और याद रखना है। ये लास्ट वाली 4 स्लाइड्स इसलिए मैंने पहले डिस्कस की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और आज के लेक्चर का एक्चुअल मकसद जो है वो इन्हीं को आप लोगों को समझाना था। अब आ जाते हैं ये स्लाइड्स जो मैंने स्किप की थी एक्चुअल में ये क्या है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बताया था कि जी हम सर्विस प्रोवाइडर को इस्तेमाल करते हैं। अब ये सर्विस प्रोवाइडर जो है वो 3 किस्म की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। पहली तो होती है जी लीज्ड लाइन, जिसमें वो एक लाइन स्पेसिफिक कर देता है, यानी कि एक केबल उसने स्पेसिफिक कर दी कि जी मेरे पास ये एक केबल जो है फैसलाबाद से लाहौर तक मौजूद है, आप इसे इस्तेमाल कर लें, आपकी सारी की सारी ट्रैफिक जो है वो इसी एक लाइन से या इसी एक केबल से गुजरेगी और आप लोग मुझे इसका रेंट जो है वो प्रोवाइड करते जाएंगे। इसे हम लीज्ड लाइन जो है वो कहते हैं। दूसरा ये है हमारे पास होती है जी सर्किट स्विचिंग, और सर्किट स्विचिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पर टेलीफोन कंपनी जो है वो कोई एक लाइन स्पेसिफिक नहीं करती। वो कहती है कि जी मेरी फैसलाबाद से लाहौर तक तकरीबन 1000 टेलीफोन लाइनें गुजर रही हैं, आप अपनी ट्रैफिक जो है वो यहाँ तक पहुँचाएं, यानी कि टेलीफोन कंपनी के दफ्तर तक पहुँचाएं। यहाँ पे टेलीफोन कंपनी डिसाइड करेगी कि उसने उन 1000 टेलीफोन केबल्स में से किस केबल को इस्तेमाल करते हुए आपकी ट्रैफिक लाहौर तक पहुंचानी है। यानी वो आपको कहेंगे कि आपकी ट्रैफिक जो है फैसलाबाद से लाहौर तक पहुंच जाएगी। ये आपकी सरदर्दी नहीं है, बल्कि हम इस बात को डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सी केबल इस्तेमाल करते हुए जो है वो ट्रैफिक फैसलाबाद से लाहौर तक पहुंचानी है। उसके बाद आ जाती है जी पैकेट स्विचिंग। अब पैकेट स्विचिंग में क्या होता है कि आपको बता दिया जाता है कि हमारी फैसलाबाद से लाहौर तक जो है 1000 लाइंस हैं, आप इन 1000 लाइंस के ऊपर जो है वो डाटा ट्रांसफर कर देते हैं। बजाय इसके कि आप एक केबल इस्तेमाल करें, आप 1000 केबल में से जोन सी मर्जी केबल सेलेक्ट कर लें और बेशक एक वक्त में एक से ज्यादा केबल्स के ऊपर डाटा सेंड करें ताकि कम वक्त में आपका डाटा जो है फैसलाबाद से लाहौर तक पहुंच जाए। अब आ जाते हैं जी, ये मेरे पास एक लीज्ड लाइन की डायग्राम है। ये इस डायग्राम को आप लोगों ने समझ लेना है कि एक्चुअल में ये किस तरह से काम करता है। जी ये है जी मेरा हैदराबाद ऑफिस और ये है जी मेरा बेंगलोर ऑफिस। ये मेरी 2 साइट ऑफिसेज हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ लीज्ड लाइन सर्विसेज के थ्रू जो है वो कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे हैदराबाद ऑफिस का एक एम्प्लॉय जो है वो बेंगलोर ऑफिस के एम्प्लॉय के साथ आपस में कम्युनिकेट करना चाहता है या डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहता है या डाटा शेयर करना चाहता है, तो इसका प्रोसीजर जो है वो किस तरह से होगा। वो यहाँ से डाटा जनरेट करेगा, डाटा उसके स्विच तक जाएगा, स्विच से उसके राउटर तक जाएगा और राउटर से यहाँ पर हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसे हम कहते हैं CSV या फिर CSU या फिर DSU। इसे हम कहते हैं चैनल सर्विस मॉडम यूनिट या फिर डाटा सर्विस मॉडम यूनिट। यहाँ से हमारी ट्रैफिक जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये इस डिवाइस तक जो एरिया होता है यहाँ तक, एक मिनट मैं ये पॉइंटर इस्तेमाल करता हूँ। मैं असल में आप लोगों को समझाना चाह रहा था
कि कौन सा एरिया जो है वो हमारे पास कस्टमर का एरिया होता है। चलें आप यहाँ से ऐसे ही देख लें, ये हमारे पास एरिया जो है, ये जो हमारे पास एरिया है ये लैन वाला, स्विच वाला और राउटर से लेके इस डिवाइस तक जो एरिया है इसे हम कहते हैं CPE। ठीक है, इसका स्टैंड्स फॉर होता है कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट। ठीक है, जिसमें हमारी लैन, स्विच, राउटर और ये हमारे पास जो डिवाइस है CSU या DSU। ठीक है, यहाँ से आगे जो है वो हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर का एरिया जो है वो शुरू हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास जो ये डिवाइस इस्तेमाल हो रही है इसे हम कहते हैं LDS 3.7 और ये लॉन्ग डिस्टेंस मॉडेम होती है एक्चुअल में। ठीक है, और ये मॉडेम जो है वो आगे हमारी MUX नाम की एक डिवाइस है MUX उससे कनेक्ट होती है, जो कि एक्चुअल में मल्टीप्लेक्सिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। और ये एक सिटी के अंदर लाजमी तौर पे हर सर्विस प्रोवाइडर का एक डाटा सेंटर या फिर एक सर्विस सेंटर इस तरह से मौजूद होता है जहाँ पर MUX मौजूद होती है, और हर शहर की MUX डिवाइस जो है वो सर्विस प्रोवाइडर की दूसरी शहर की MUX डिवाइस से कनेक्ट होती है और ये दूसरे मल्टीप्लेक्सर के साथ कनेक्ट होती है। यहाँ से दोबारा से LDS डिवाइस तक डाटा आता है और यहाँ से फिर दोबारा से CSV और यानी DSV या CSV दोनों डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, जिन्हें हम चैनल सर्विस मॉडेम यूनिट भी कहते हैं और डाटा सर्विस मॉडेम यूनिट भी कहते हैं। और यहाँ से वापस राउटर तक और यहाँ तक जो है वो डाटा ट्रांसफ़र होता है। और एक्चुअल में अगर आपने देखना हो तो ये डिवाइसेस इस तरह की होती हैं देखने में, CSU और DSU। ठीक है, ये आपका राउटर है और यहाँ पर ये V.35 केबल इस्तेमाल की गई है और आपके राउटर से ये डिवाइसेस जो हैं वो कनेक्ट होती हैं, जबकि ये आपकी जो है वो ईथरनेट पोर्ट है जिसके ज़रिए आपकी लैन जो है आपके राउटर के साथ कनेक्टेड है। ये आपकी कंसोल केबल है जो कि आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए, और ये आपके राउटर की AC या DC अडॉप्टर है जिससे आप राउटर को ऑन ऑफ करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है जी हमारे पास DTE या फिर DCE क्या है, डाटा टर्मिनेशन इक्विपमेंट, एक्सेप्ट कुकिंग। ठीक है, और इसके अलावा डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। अब ये यहाँ पर मेरे पास एक छोटी सी डायग्राम है, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। ये मेरी है जी एंड डिवाइस, ये मेरी मॉडेम, ये मेरे पास टेलीकम्युनिकेशन कंपनी और ये है इंटरनेट। जो चीज़ डाटा जनरेट करती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं जी, या फिर डाटा को एक्सेप्ट करती है उसे हम कहते हैं DTE। यानी आपके कंप्यूटर्स, आपके मोबाइल फ़ोन जो हैं ये आपकी DTE डिवाइसेस हैं, इन्हें हम डाटा टर्मिनेशन इक्विपमेंट भी कहते हैं और ये सिग्नल्स को एक्सेप्ट करती हैं। उसके बाद ये आपकी मॉडेम आ जाती है, ठीक है, जिसके ज़रिए आपकी डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है और आपकी मॉडेम जो है वो कहलाती है जी DCE। ठीक है, डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। अब यहाँ पर जो DCE डिवाइस है ये क्लॉकिंग करती है। क्लॉकिंग करना कहते हैं जी सिग्नल को जनरेट करना, लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल को जनरेट करने के अमल को क्लॉकिंग कहा जाता है जी। ठीक है, ये आपकी मॉडेम डिवाइस जो है वो DCE सिग्नल जो है वो DCE कहलाती है, डाटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। ये क्लॉकिंग करती है जिससे एक लॉन्ग डिस्टेंस सिग्नल जो है वो जनरेट होता है जो आपकी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर तक पहुंचता है और वहां से ये इंटरनेट के ऊपर जाता है। अब इंटरनेट से वापस जो है वो सिग्नल आता है टेलीकम्युनिकेशन कंपनी तक, वहां से हमारे पास मॉडेम तक आता है और मॉडेम जो है उस डाटा को जो है वापस जो है वो DTE डिवाइस तक जो है वो डायल अप कनेक्शन के जरिए पहुंचाती है और यहाँ पर ये सिग्नल्स को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, लेकिन इसके बारे में इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि DTE डिवाइस कौन सी है, DCE डिवाइस कौन सी है। वो डिवाइस जो कि सिग्नल जनरेट करती है, ठीक है, या सिग्नल को एक्सेप्ट करती है, यानी कि आपकी एंड डिवाइसेस जो हैं वो सारी की सारी DTE डिवाइसेस कहलाती हैं, जबकि जो डिवाइसेस यानी आपकी मॉडेम जो है जो डाटा को कम्युनिकेट कर रही है यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस तक थ्रो कर रही है या क्लॉकिंग जनरेट करती है उसे हम DCE डिवाइस कहते हैं।
अब आ जाते हैं जी ये वाली स्लाइड के ऊपर। यहाँ पर मेरे पास दो ऑफिसेज दिखाए गए हैं, एक हैदराबाद ऑफिस है और एक ये दूसरा कराची ऑफिस है। इन दोनों को लैब के अंदर आपस में इक्विप करने के लिए या कम्युनिकेट करवाने के लिए हम जस्ट जो है ये एक बैक टू बैक केबल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि एक्चुअल में अगर हमने इन दो राउटर्स को कनेक्ट करना हो तो हमें इस कंप्लीट सेटअप की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये सभी डिवाइसेस हमें चाहिए, तभी ये दो राउटर्स जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं या आपस में कनेक्ट होते हैं। जबकि लैब एनवायरनमेंट के अंदर हम जस्ट एक बैक टू बैक केबल इस्तेमाल करते हैं और इन दो राउटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये दो डिवाइसेस ये जो हमारे पास बैक टू बैक केबल है, ये उन सभी डिवाइसेस का काम सर अंजाम देती है जो कि हमने एक्चुअल में इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है अ बैक टू बैक केबल इज यूज्ड टू emulate the copper wire modems mux and the complete exchange setup, यानी कि ये आपकी केबल इन सभी डिवाइसेस का काम जो है वो अकेले सर अंजाम दे देती है लैब के अंदर। उम्मीद है कि ये आप लोगों को लेक्चर जो है अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके जो रूल्स हैं उन्हें आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। अगर उसमें किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम लोग जो है वैन कनेक्टिविटी जो है वो करने शुरू करेंगे, यानी वैन कनेक्टिविटी के लिए जो वैन की कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।